यू आर अनएजुकेटेड, यू आर इडियट सर बेसिकली। प्लीज एक सेकेंड। माँ के गर्भ से ही गाली सुन कर आए थे क्या? नहीं, आप शायद पैदा होने के बाद पहला शब्द आपने गाली का ही दिया था। सुनिए बात सुनिए, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए। जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। गांधी से बचना मुश्किल है, और राष्ट्रपिता को आप कहिए कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता तो मत मानिए, उससे राष्ट्रपिता का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं। ये बोल रहे हैं, इनको गांधी समझ में आ जाए तो मेरे लिए गंगा नहाना हो जाएगा। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था, कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, मुझे वो माफीनामा किसी कहीं तो दिखा मेरे पास नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, ये बीच में बदतमीजी करने की संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम है कि नेहरू की तरफ से आया है या कहां से आया है। तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी, मेरे पिछली बात में बीच में बोली। ठीक है, ठीक है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ। अपना धैर्य रखिए, अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा, तेवर तो कम नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है? रुको जरा, सब्र करो। भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है, और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था। नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। आरएसएस की जानकार संगीत रागी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे के साथ हुई तीखी बहस। आरएसएस की इस महाज्ञानी को अशोक कुमार पांडे ने गोटी एंकर चित्रा त्रिपाठी के सामने लाइव डिबेट पर ही पक्याव धेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था नेहरू और सावरकर को लेकर। भाजपा की ये समर्थक और आरएसएस की जानकार संगीत रागी ने कैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लाइव डिबेट में ही कर रहा था अपमान। फिर अशोक कुमार पांडे ने उसको लाइव डिबेट में ही उसकी अक्कल ठिकाने पर ला दिया। चित्रा त्रिपाठी ने संगीत रागी की साथ देकर जो बचने की कोशिश किया वो काबिले तारीफ है। जब चित्रा ने कहा कि नेहरू ने भी माफी मांगी है, उसी समय अशोक कुमार पांडे ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान लेकर सवाल मत करिए। अगर नेहरू ने किसी को भी माफीनामा लिखा है, उसका ऑथेंटिक प्रूफ या कुछ किताबों की नाम बताइए। ये सुनने के बाद कैसे चित्रा त्रिपाठी लाइव डिबेट में ही मारी पलटी, और संगीत रागी ने लाइव डिबेट पर ही अशोक कुमार को लेकर करने लगा अपशब्द। फिर अशोक कुमार पांडे ने जो बैंड बजाया है वो देखने की लायक था। जब संगीत रागी ने कहा कि वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, तभी प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा कि अगर आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते तो महात्मा गांधी की कुछ आता या जाता नहीं है, और कहा कि आप जिस दिन महात्मा गांधी को पूरी तरह से जान लोगे तब मैं समझ लूंगा कि मैं गंगा नहा लिया। फिर चित्रा त्रिपाठी और संगीत रागी की कैसे धुआंधार बेइज्जती हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आप आगे वीडियो। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। बात तो सही है, लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। ये हुई ना बात। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है। ओ अच्छा, यही गांधी जो है 4 मई 1940 को हरिजन में लिखते हैं, ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज विल एनी टाइम प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। यही गांधी
क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले कि गांधी ने कभी भी पूर्ण स्वराज की बात की हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यही गांधी और उससे आगे भी 2 अगस्त 1942 को जिन्ना को लिखते हैं कि भाई यदि ब्रिटिश मुस्लिम लीग को यदि सत्ता दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चल झूठा। गांधी चाहते थे, गांधी की ऐसी राय थी और उनका विश्लेषण था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं आते हैं तब तक स्वतंत्रता नहीं जीती जा सकती है। और स्वतंत्रता की लड़ाई हम यदि लड़ भी लेते हैं तो वी विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने के लिए इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि का सत्यानाश कर दिया। कुछ भी कि वही अहिंसा के पुजारी गांधी कहते हैं, और ये हरिजन में लिखते हैं कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए। इससे मुसलमानों के लिए प्रचुरता में मांस अवेलेबल होगा जिससे वो गाय की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। सावरकर जिसे दो आजीवन कारावास मिला था, 8 बाई 8 के कमरे, 6 बाई 6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। और उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं कि यदि नेहरू को 1 महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते और नेहरू को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। ये हुई ना बात। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। आराम से। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ। अपना धैर्य रखिए और अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा। तेवर तो कम नहीं होगा। ये सर कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। इनको समझा दीजिए कि अपना तेवर थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से। जब मैं बोल रहा हूँ, एक साहब वहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक साहब यहाँ से डिस्टर्ब, फिर कहा जा रहा है तेवर नीचे। मैं तो सामने देख के बोल रहा हूँ। ये गलत बात मत बोलिए, ये बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। 1857 पर जब आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी किताब लिख रहे थे, तो किताब की जो अंतिम में जब जाते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के समय इस तरह की नफरत ठीक थी, लेकिन आज अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। और वो उन सारे मुस्लिम लीडर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तू समझा? हाँ। जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। नंबर 1।
दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले एक सहमत नहीं होते ना सर आपकी बात से। तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। ये फंस गया। मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे दे। पास फिर नहीं तो नहीं, मैं भी- उधर वालों कह रहा हूं, मैं हाँ। कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नहीं- नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। चित्रा हाँ भाई कैसी लगी? अब जल्दी से फिर चित्रा मैं तुरंत आ रही हूँ। चित्रा जी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी की देन थी। गांधी के फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी। क्या किया क्विट इंडिया मूवमेंट से, आपको क्या मिला था, ये भी सवाल था। तुमसे ना हो पाएगा। जो गांधी यह कहते हो कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज प्रेफरेबल टू मी जो देन द गांधी है ब्रिटिश। देश के राष्ट्रपिता नहीं गांधी। नहीं सुनिए, हाँ। नहीं, जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, क्विट उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? मुझे लगता है सुभाष चंद्र ठीक है। बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले देखिए, हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है। आराम से सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको अरविंद बीच जी, में सर जिसको जी, बीच भाषाएं में मुझे भी इंटरफेयर आती हैं, करने की शुरुआत आपने की ठीक है थी। ठीक है, आराम से। ये सर, बीच अपने में अपने बदतमीजी करने ठीक, की आराम से। संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम सर, है अगर कि ये नेहरू की तरफ से आया अगर है ये या कहां से बदतमीजी आया है तो है। इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है। दूसरी बात, गांधी कोई डेमोक्रेटिक थे ऐसा तो नहीं है। गांधी ने रिलीजियस इस्लाम को, जो एक रेडिकल इस्लाम था, जो दुनिया में आज भी नफरत पैदा करता है, उसको रिलीजियस हिंदुइज्म से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। उसी किताब के, जिस किताब की बात हो रही थी, उसके अंत में वही डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो इस देश के दलितों के लिए वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। ठीक है, अब अरविंद मोहन जी आपके पास आते हुए, गांधी पर इतनी चर्चा हो रही है, आपने किताबें भी लिखी हैं, जो बातें संगीत रागी जी ने कही हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? और जब वीर सावरकर का जिक्र होता है तो कई बार इन लोगों की ओर से गांधी का जिक्र इस संदर्भ में भी किया जाता है कि कई मोर्चों पर वीर सावरकर की तारीफ करते हुए भी गांधी नजर आए। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। कि गांधी से बचना मुश्किल है, और राष्ट्रपिता को आप कहिए कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता तो मत मानिए, उससे राष्ट्रपिता का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं। सही पकड़े हैं। नहीं, मैं दूसरी बात अरविंद जी, ये है अरविंद जी, कि हम अरविंद जब जी, बचपन में अरविंद जी, मैंने इसलिए कहा कि गांधी हिंद स्वराज में कोई लिखते मुझे हैं। टोकने पर बदतमीज कह रहा था और मैं- पहले वाक्य के बाद ही टोका जा रहा है। ठीक है, गजब बेइज्जती है। मैंने इसलिए कहा कि गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा इंडिया इज एन एंशिएंट नेशन, और दो तर्क बड़े थे उन्होंने। भाई कहा, हिंदू स्वराज सुन- आप कितना फॉलो करते हैं और आपकी आइडियोलॉजी कितना अरे भाई, follow मेरी आइडियोलॉजी की क्या है? मैं तो कह रहा हूँ गांधी ने क्या इसको एंशिएंट नेशन बोला या नहीं बोला? उनकी बात हो जाए। गांधी उनकी बात हो जाए। हिंद स्वराज की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, ये आपको भ्रम होना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्यों हमें भ्रम होना चाहिए? सुन तो लीजिए सर। हमने तो ये कभी नहीं सुन तो कहा कि लीजिए। गांधी हिंद स्वराज सुन का तो भ्रम होना लीजिए। चाहिए। बात हो जाए प्लीज। हूँ अभी ये बोल रहे हैं, इनको गांधी समझ में आ जाए तो मेरे लिए गंगा नहाना हो जाएगा। 17 में गांधी चंपारण गए हैं और पूरे चंपारण में गांधी ये बोलते फिरे कि जो देना होगा अंग्रेज देंगे, गोरे देंगे, इनसे लड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, अपनी बात मजबूती से सामने रखिए, यही दे देंगे। बात तो सही है। 42 में जब गांधी ने क्विट इंडिया का कॉल दिया तो लुई फिशर यहाँ आया, उसने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपको अंग्रेजों को भारत से निकालने का ख्याल कब आया? गांधी ने कहा, जब मैं चंपारण में था तो मेरे दिमाग में ये साफ हो गया कि अंग्रेजों को भारत में रख के यहाँ का काम नहीं चलेगा। सही बात है। उस पहलवान को 25 साल लगा ये बोलने में, 17 से 42, और इस बीच इसलिए नहीं बोला कि मुल्क तैयार नहीं था। तो गांधी ने इतनी तैयारी से इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो रागी जी और हमको जल्दी समझ में आ जाए, ये मुश्किल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 31 में जब गांधी ने कॉल दिया नमक सत्याग्रह 31 में, तो 25,000 औरतें इस मुल्क में जेल गईं। दुनिया के किसी भी आज़ादी की लड़ाई में, किसी भी क्रांति में आज तक 25,000 औरत एक साथ जेल नहीं गई है। और गांधी के किसी रेफरेंस में कहीं
औरत की बात नहीं है। शाबाश बेटा। 42 में जो लोग अंग्रेजों की फौज में खड़े थे, कम्युनिस्ट लोग, हिंदू महासभा, सारे लोग 42 में जिस लाइन लगा के खड़े थे, वो लोग आज गांधी पे सवाल उठा रहे हैं और वो देश की आजादी और राष्ट्रीय एकता के सबसे चैंपियन बने हुए हैं लोग। और ये 31 से अंग्रेजों ने इन सब ग्रुप्स पे काम किया है, इसके प्रूफ है। क्यों हिला डाला ना? इसमें अंग्रेजों को क्लियर हो गया कि 31 का मूवमेंट जितना बड़ा हुआ, उसके बाद इस देश को संभालना मुश्किल है। तो उसने गांधी पे ध्यान देने की जगह ऐसे ग्रुप्स टटोले जो इस देश की एकता को तोड़ते हैं या देश की एकता नहीं रहने देते। उन सारे ग्रुप्स पे काम हुआ और 42 में सबका चेहरा सामने आ गया। सही पकड़े हैं। आप कहते हैं गांधी ओवररेटेड हैं। गांधी लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और गांधी को समझा ही नहीं। गांधीवादियों ने भी नहीं समझा है। गांधी जब सावरकर की तारीफ करते हैं तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं उस तरह से दूसरे पक्ष की ओर से लिया जाता है? वही गांधी तो सावरकर की तारीफ करते हैं ना, उसको क्यों भुला दिया जाता है? जब वो जेल में बंद थे, सावरकर और उनके बड़े भाई दोनों को ही लेकर वो अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं। ये भोलापन का चेहरा है ना, तेरा नकाब अभी उतारूंगा मैं। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई के लिए सावरकर बड़ा इशू नहीं है बाद के पेज में। ये आज के हमारे पॉलिटिक्स के लिए सावरकर बड़ा इशू है, इसीलिए हम उसको उठाते हैं। सबसे जिद करके अमृत कौर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर बनवाया। एम्स आज उस औरत की देनदारी है। उसने अपना घर दे दिया शिमला का लोगों के रिक्रिएशन के लिए, और अपने पास रहने का घर नहीं था तो वो कहाँ जाएगी मंत्री होने के बाद? तो नेहरू ने उसको घर दिया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और असली मुश्किल ये हुई कि जब वो मर गई तो उनके भाई के पास घर नहीं, क्योंकि बहन ने तो घर दान कर दिया था, तो फिर भाई को घर देना पड़ा। तो इस तरह की सारी कुर्बानियां आप भुला दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉलिटिक्स को वो सूट नहीं करता है। हमारे देश के विरोध को छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी कहीं कहीं विरोध है। दुनिया के लगभग सारे देशों में गांधी की मूर्ति लगी है, और गांधी की मूर्ति वाले देशों में सूरज कभी नहीं डूबता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब गांधी की जो तारीफ थी सावरकर की, एक सेकंड दे दीजिए। गांधी जी के पास सावरकर के छोटे भाई गए थे, उन्होंने कहा कि सावरकर जी को इतने लंबे समय से जेल है, और जब वो हुआ प्रोक्लेमेशन हुआ, शाही प्रोक्लेमेशन हुआ और उसमें सावरकर नहीं छूटे, तो गांधी ने अपने अखबार में बाकायदा पत्र लिखा, इस बात को लेख की तरह लिखा कि सावरकर और उनके भाई को भी छोड़ा जाना चाहिए। एक तो इसको गांधी की महानता की तरह स्वीकार करना चाहिए, नंबर 1। यू आर राइट ब्रो। नंबर 2, उस समय तक गांधी को नहीं पता था कि 5 माफीनामे ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। आखिरी बात यह कि कभी सावरकर ने गांधी की इस बात के लिए तारीफ की कि मेरे विचार के एकदम विरोधी होने के बावजूद इन्होंने मेरे लिए बाकायदा लेख लिखा। सवाल यहां है, गांधी ने तो बहुतों की तारीफ की है, भगत सिंह की भी तारीफ की है, जबकि उनके विचार से अलग तो थे। वो राष्ट्रपिता कहलाए, कोई और दूसरा तो राष्ट्रपिता नहीं बना, तभी वो राष्ट्रपिता कहलाए। अब आए ना लाइन पे। सावरकर ने माफी मांगी, इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है मौजूदा वक्त में दूसरी धारा की तरफ से। लेकिन ये एक प्रश्न है जिसका मतलब कोई औचित्य नहीं है। माफी मांगी भी तो उससे अगर हम कह देते हैं हाँ हम माफी मांगी, तो उससे हमें आज की तारीख में क्या मिल जाता है? या हम कह देते हैं कि नहीं माफी नहीं मांगी, तो उससे हमें क्या मिल जाता है? ये जहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। ये बताने की कोशिश की जाती है कि अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी उन्होंने। नहीं, अगर माफी मांग भी ली तो इससे उनका जो पुराना योगदान था वो खत्म तो नहीं हो गया। और अगर माफी नहीं मांगते, वो 10 साल और जेल में रहते, तो उसका भी कोई ये औचित्य नहीं है। ये तुमसे ना हो पाएगा। पार्टियां फैसला लेती हैं कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी के बाहर से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पार्टियों में कौन फैसला लेता है? आरएसएस में कौन फैसला लेता है? आरएसएस में तो चिट दे दी जाती है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। मैं पूछूं मुंजे जी को क्यों नहीं बनाया गया? मुंजे जी तो बहुत सीनियर थे, हेडगेवार जी के बाद गोलवरकर जी कैसे बन गए? ये क्या सवाल होता है? और क्या बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिंदू महासभा जो है हिंदुओं को जो है वो लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करा रहा था, क्योंकि सावरकर ये अच्छी तरीके से जानते थे कि आगे की लड़ाई का कैसा मोर्चा रहने वाला है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। गांधी यदि बहुत सत्य के और हिंसा के पुजारी थे तो डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता में हजारों हिंदू मार दिए गए थे। गांधी की चरण यात्रा वहां तक तो नहीं पहुंची, वही तब पहुंचे जब हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया, कलकत्ता में मारना शुरू किया मुसलमानों को। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। कहा गया कि गांधी जी कलकत्ता नहीं गए, गांधी जी नोआखली गए थे, फिर कलकत्ता गए थे, सब ठीक है। सावरकर जी क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं गए? वो बंबई के अपने हिंदुओं का संगठन कर रहे थे। लीजिए, बंबई के सावरकर निवास से बाहर नहीं निकल रहे थे।
पूरे दंगे के टाइम में सावरकर निवास से बाहर नहीं निकले इससे हैं। बड़ा कोई झूठ 1900 नहीं हो सकता है। आपने जितने झूठ बोले उससे बड़े झूठ तो हो ही नहीं सकता। Political- सुनिए बात सुनिए। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए। Read the political file. 1937 Read में political हिंदू file. महासभा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? के अध्यक्ष बनते हैं और पहले भाषण में कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र, एक बिल्कुल मुस्लिम नहीं, राष्ट्र इससे है। बड़ा कोई झूठा एकदम और बेवकूफी सावरकर भरा कोई नहीं हो सकता है। You read सावरकर political समग्र file. सुनिए, इसे यहाँ जो लोग बैठे हैं India- इनसे बात नहीं करती Hindu is a है। nation, भारतीय जनता Muslim पार्टी is a की community. वेबसाइट पर सावरकर के सारे You भाषण cannot- हैं। you are आप not- you जाइएगा are illiterate. 1937 You को are illiterate. अहमदाबाद में दिया हुआ उनका पहला भाषण निकालकर पढ़ लीजिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर You are आपको पता चल illiterate. जाएगा You are कि illiterate. झूठ कौन बोल रहा है You are और not- गलत कौन you are- बोल रहा है। You are uneducated. ठीक है, यू आर इडियट सर बेसिकली। प्लीज एक सेकेंड। I know that you are a bigger idiot. रखेंगे एक सेकेंड। Tricks of uneducated man. साहब, जो बात गलत खत्म। तरीके से मेट्रो कोट करता है वो। And speaking white lies दोनों is something जने which बुद्धिजीवी only लोग हैं। idiots do. प्लीज क्या बात है सर, क्या बात है सर। आई थिंक आपने माँ के गर्भ से ही गाली सुन कर आए थे क्या? नहीं चर्चा आप में शायद यहीं पर पैदा खत्म होने के करेंगे। बाद आप पहला तमाम शब्द आपने मेहमानों का गाली बहुत का ही शुक्रिया दिया हमारे था। साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहन डर गई, बहन डर गई।